सेल्फ एनर्जी और म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी होता है, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी, वो हमने पढ़ा है और हम अब उसके क्वेश्चंस ले रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं फिर हम कंडक्टर पे जाएंगे, ठीक है। सो 3.134 किसका, इरोडोम का। सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू कंसेंट्रिक मेटल सेल्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2 एंड चार्जेस q1 एंड q2। क्वेश्चन क्या है, ये एक मेटल सेल है, ये एक दूसरा मेटल सेल है, कॉन्सेंट्रिक मेटलिक सेल है। इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2, इसकी रेडियस है R1 और इसकी रेडियस है R2। क्वेश्चन पूछा है फाइंड सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन, फाइंड सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्फीयर, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकंड स्फीयर स्फेरिकल सेल, और थर्ड इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 एंड 2। निकाल लोगे, निकाल लोगे। 3.135 और ये जो क्वेश्चंस हैं ये किस हेडिंग के अंदर हैं, ये क्वेश्चंस कैपेसिटर के अंदर हैं, ठीक है। 3.135 इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि ये एक सॉलिड स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है, इसमें चार्ज Q है, रेडियस R है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन द वॉल्यूम, ये चार्ज Q इसके पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड सेल्फ एनर्जी, फाइंड सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस। पहला पूछा है, ये तुमको बता चुके हैं, और दूसरा पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड एंड एनर्जी स्टोर्ड आउटसाइड। दूसरा पूछा है सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड विद इन द स्फीयर डिवाइडेड बाय सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी आउटसाइड द स्फीयर। तुम जानते हो ये 0.1 होता है, बाहर 0.5 होता है kq स्क्वायर बाय r, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3.136 डायइलेक्ट्रिक का क्वेश्चन है, वो बताऊंगा कैपेसिटर में, अभी बताया नहीं। 3.137 पूछा है एक स्फीयर है, स्फेरिकल सेल है, इसकी रेडियस थी R1 और इस पे चार्ज कितना था, इसके सरफेस पे चार्ज था, कितना था Q1, ठीक है। रेडियस R1, चार्ज था Q1। किसी पर्सन ने इसको एक्सपेंड करके कितना कर दिया, R2। इसको किसी पर्सन ने एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड करने से क्या हो गया, इसका रेडियस बढ़ा के कितना कर दिया, R2। तो पूछा है उस पर्सन ने कितना वर्क किया, तो तुम जानते हो, तुम सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी पहले निकाल लो। इंटरेक्शन तो नहीं है क्योंकि सिर्फ एक स्फीयर है। जो भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है U2 माइनस U1, वो होता है क्या, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या निगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो U2 निकाल लो, U1 निकाल लो, माइनस कर दो, आ जाएगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं। 3.138 ठीक है, 3.138 समझो। 3 पॉइंट याद रखना किसी भी क्वेश्चन में U2 माइनस U1। एक मिनट, देखो किसी भी क्वेश्चन में U2 माइनस U1, U2 और U1 क्या है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ टोटल लेंगे सेल्फ प्लस म्यूचुअल, क्या लेंगे, सेल्फ प्लस इंटरेक्शन फाइनल माइनस सेल्फ प्लस इंटरेक्शन इनिशियल। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसको लिखोगे इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, या इसको लिखोगे नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। नाउ 3.138 इसमें क्या है भाई, इसमें कहता है एक स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस है R1 और चार्ज है Q और Q0 है सेंटर पे। समझो एक स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस है कितनी R, इस पे चार्ज कितनी है Q, इस पे चार्ज कितनी है Q, ठीक है ना। और इसके सेंटर पे एक चार्ज कितना रखा हुआ है, Q0। इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा है Q0। Now question is find the work done in expanding this radius from R1 to R2। ये था R1 और इसको अब कन्वर्ट कर दें किसमें, R2 में। सेंटर पे इसको, अभी भी ये सेंटर पे ही है,
बट इसका रेडियस हमने क्या कर दिया R2। तो पूछा है फाइंड द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। तुमको लास्ट क्लास में बताए थे इसकी सेल्फ एनर्जी 0, इसकी सेल्फ एनर्जी और इनकी म्यूचुअल एनर्जी। सिमिलरली यहां सेल्फ 0, इसकी सेल्फ और फिर इनका म्यूचुअल, दोनों को माइनस कर दो, आ जाएगा। करके देखना, नहीं बनेगा तो मैसेज करना। 3.139 क्या है भाई? ठीक है, 3.139 में आज कराऊंगा। ये है कुछ नहीं, एनर्जी डेंसिटी से प्रूव करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का यूनिवर्सल फॉर्मूला बताऊंगा। यूनिवर्सल मीन्स कहीं भी एप्लीकेबल है। ठीक है, 3.140 ये भी कंडक्टर के बाद होगा, लेकिन तुमको आज के क्लास के बाद 3.139 और 3.140 भी बनाना है आज की क्लास के बाद। ठीक है, करना कुछ नहीं उसमें। ठीक है, चलो इसके अलावा और क्वेश्चन है उस पर हम आएंगे उसके बाद। तो ये बताओ, तो लास्ट क्लास से कोई डाउट नहीं किसी को? तो लास्ट क्लास कोई डाउट नहीं? हाँ सर, वो डिस्क की सेल्फ पोटेंशियल हाँ एनर्जी बाकी है। हाँ, निकाल रहा हूँ अभी। ठीक है, डिस्क की मैं सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी निकाल देता हूँ। देखो डिस्क की सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे। मैंने कभी डिराइव किया था कि डिस्क में जो होता है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क के सेंटर में पोटेंशियल क्या होती है और सरफेस पे क्या होती है, दोनों निकाला था। ठीक है, तो हमने तुमको ये बताया था अक्षत और उज्जवल। अगर तुमको नहीं पता होगा या अगर नोट्स में नहीं होगा तो मुझे बताना, मैं क्लास के बाद कभी तुम दोनों के साथ ऑनलाइन जुड़ के डिराइव कर दूंगा। ठीक है, उसमें क्या होता है देखो, ये मान लो हमारे पास एक डिस्क है, इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिग्मा है चार्ज पर यूनिट एरिया, और जो कि यूनिफॉर्म है। इस केस में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है ना, पोटेंशियल एट सेंटर, दैट इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ऑफ R बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ना। यस सर। और पोटेंशियल एट पेरिफेरी, कोई इस बाउंड्री पे, इस पूरी बाउंड्री पे कोई पॉइंट ले लो, पेरिफेरी, एट पेरिफेरी सिग्मा इंटू R बाय पाई एप्सिलॉन। ठीक है, ये होता है। अब समझो, अगर तुमने इस डिस्क को बनाया होगा तो कैसे बनाया होगा समझो। हम इसको यानी हम जानते हैं कि इसको बनाने में जो एक्सटर्नल पर्सन को स्लोली इसको असेंबल करने में जो वर्क करना पड़ा, वही इसका क्या है, वही इसका पोटेंशियल एनर्जी है। तो समझो, हाउ इट वाज मेड slowly by an external agent। एक एक्सटर्नल एजेंट ने इसको कैसे बनाया है, ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी, बाय ब्रिंगिंग चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी स्लोली। कैसे इसने किया होगा? पहले कुछ नहीं था, ये एक पॉइंट लाया रखा, एक छोटा सा कॉइन बना, दूसरा को लाया उस लेयर पे डाला, तीसरा को लाया, लेयर बढ़ाता गया। तो हो क्या रहा था, जब ये इसको बना रहा था तो एक किसी मोमेंट पर इसकी इंस्टेंटेनियस, इस डिस्क की इंस्टेंटेनियस रेडियस थी R। जिस समय इस डिस्क की इंस्टेंटेनियस रेडियस थी R, उस समय इसके बाउंड्री के हर पॉइंट का पोटेंशियल था, इसके बाउंड्री के हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना था, ये पोटेंशियल था बाउंड्री पे सिग्मा इंटू R, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेडियस है R, बाय पाई एप्सिलॉन नॉट। ये इसका पोटेंशियल था। बताओ, इस पूरे पॉइंट का पोटेंशियल था K इंटू सिग्मा टाइम्स ऑफ, क्योंकि इंस्टेंटेनियसली ये क्या है, एक डिस्क है। अब वो पर्सन क्या करता है, एक DQ चार्ज लाता है, कहां से, इंफिनिटी से। अब वो पर्सन क्या करता है, एक DQ चार्ज लाता है, कहां से लाता है, DQ चार्ज इंफिनिटी से। वो इंफिनिटी जहां पोटेंशियल कितनी थी, 0, और ला के यहां रख देता है। जैसे यहां रखता है
ये चार्ज डी क्यू इसके ऊपर फैल जाता है, ये चार्ज डी क्यू इसके ऊपर फैल जाता है, क्योंकि हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तो ये पूरा डी क्यू को इसको ऐसे करके फैला देता है। इस प्रोसेस में जो उसने वर्क किया होगा डी डब्ल्यू, वो होगा डी क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। इस पॉइंट का पोटेंशियल था कितना, सिग्मा आर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ का था 0, तो सिग्मा आर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 0, क्योंकि वो इसको लाके इस पूरे चार्ज को एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसी तरह से फिर वो नेक्स्ट लेयर डालेगा, फिर इसका थिकनेस बढ़ेगा, ये आर बढ़ के कितना हो गया, आर प्लस डी आर। तो समझो यहाँ पे वेरिएबल डी क्यू भी है और आर भी है, ये सही नहीं है, हमको एक वेरिएबल चाहिए, या तो आर को क्यू के टर्म में लिखो या तो क्यू को आर के टर्म में लिखो। अगर तुम आर को क्यू के टर्म में लिख रहे हो तो इंटीग्रेट कर दो 0 से क्यू, और अगर तुम डी क्यू को डी आर के टर्म में लिख रहे हो तो इंटीग्रेट कर दो 0 से आर, आंसर दोनों में सेम आएगा। ये दो वेरिएबल है, हमको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो पहले से चार्ज था, किसी डिस्क पे जो चार्ज था उसको कैसे रिलेट करेंगे, Q इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर होगा, बताओ। Q इज इक्वल टू सिग्मा टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर। एक पर्टिकुलर डिस्क जिसकी रेडियस r है, उस पे जो चार्ज है वो क्या होता है, सिग्मा इंटू चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एरिया ऑफ द डिस्क। तो यहां से dq निकल जाएगा, यहां से dq निकल जाएगा, यहां से dq कितना है बताओ, dq हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। समझ लो dq कितना हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो, dq बाई डी आर इज इक्वल टू सिग्मा कांस्टेंट पाई कांस्टेंट आर स्क्वायर का डिफरेंस क्या होता है 2r, तो 2r डी आर। तो यहां देखो dq को प्लेस कर देते हैं, तो व्हाट वी वुड गेट, यू वुड गेट dw इज इक्वल टू, dq का मतलब है सिग्मा इंटू 2 पाई आर, सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर, ये हो गया dq के बदले सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, सिग्मा इंटू 2 इंटू सिग्मा इंटू आर बाई पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, पाई से पाई कट गया, कितना बच जाएगा बताओ, दिस वुड बिकम 2 कांस्टेंट सिग्मा स्क्वायर कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट सिग्मा स्क्वायर कांस्टेंट बाय एप्सिलॉन नॉट, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर डी आर। कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे बताओ, आर स्क्वायर डी आर को कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे, रेडियस कहां स्टार्ट करोगे, 0 से आर। दिस वुड बिकम 2 सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब बाय 3, 2 सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय आर क्यूब बाय 3। ये हो गया सिग्मा के टर्म में, ठीक। अगर तुम इसको क्यू के टर्म में लिखना चाहते हो, क्यों क्यू के टर्म में लिखना चाहते हो, तो अभी तक तुम सारे केसेस में ऊपर में क्यू स्क्वायर लेते थे, नीचे आर लेते थे, कहीं 0.5, कहीं 0.6, कहीं 0.1, बट वह तुम हमेशा क्या करते थे, क्यू स्क्वायर और आर, क्यू स्क्वायर बाय आर लिखते थे और यहाँ पे इसको प्लेस करते थे। तो तुम यहां भी कर सकते हो। ये बताओ सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा वुड बिकम इक्वल टू क्यू बाय पाई आर स्क्वायर, यहां डाल देते हैं ताकि हम एक नंबर खाली याद रखें, क्यू स्क्वायर बाय आर कॉमन है सब में। तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 आर क्यूब, ये 2 आर क्यूब बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, 2 आर क्यूब बाय 3, सिग्मा स्क्वायर का मतलब है क्यू स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4। सो दैट वुड बिकम इक्वल टू हाँ कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा बताओ क्यू स्क्वायर बाय आर, यहां निकाल दो क्यू स्क्वायर, देखो आर क्यूब और आर डायमेंशनली इसको होना चाहिए इतना, क्यू स्क्वायर बाय आर इधर, और यहां पे तुम लिख सकते हो इसको, कितना लिख सकते हो बताओ। हम इसको एक काम करते हैं, और हम इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डालना चाह रहे हैं, यानी एक पाई तो निकल गया बाहर, 3 निकल गया बाहर, एक पाई निकल गया बाहर, यहाँ पाई स्क्वायर था, एक 3 था, ऊपर में 4 भी आएगा, तो 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि तुम्हारा हो गया, देखो यानी ये तुम्हारा हो गया 8/3 पाई, 8/3 पाई के क्यू स्क्वायर बाय आर, 8/3 पाई के क्यू स्क्वायर बाय आर। बताओ इसकी पोटेंशियल, इसकी सेल्फ एनर्जी सेम चार्ज और सेम आर के लिए, अगर सेम चार्ज और सेम आर हो, इसकी पोटेंशियल एनर्जी सॉलिड स्फीयर से ज्यादा है या कम है,
इसकी सॉलिड स्पीड से ज्यादा है या कम है? हेलो, आवाज किसकी यहाँ से आ रहा है भाई? मैं म्यूट कर रहा हूँ तुम लोगों को। ज्यादा होगी। ज्यादा होगी? यस सर। ज्यादा होगी बिल्कुल, क्यों? 0.6 था वहां पे, या 1 वहां पे 0.6 था, और यहां पर कितना आ रहा है? पॉइंट लगभग 0.9 आएगा। 8/9.42 कुछ, 3.14 into 2, तो लगभग 0.9, ये ज्यादा है। दूसरी बात समझो, और मैं तुमसे ये पूछता, यही नहीं तीनों केस में कहीं भी, मैं क्या करता हूं, इस डिस्क में से एक बीच से एक R/2 डिस्क काट के निकाल लेता हूं। मैं इस डिस्क में से एक R/2 का डिस्क काट के निकाल लेता हूं। मुझे उस डिस्क को काट के इंफिनिटी तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? ए पर्सन कम्स, कट ए डिस्क हियर of radius R/2 and take this disk to infinity. What is the work done by that person? तो क्या करोगे? एक बार सिग्मा के टर्म में रखो, तब सिग्मा के टर्म में रखो। एक बार तुमने इसमें क्या रखा था? R रखा था, जब कंप्लीट डिस्क था। जो कैविटी डिस्क कट करके निकालो, वहां क्या रखोगे? R/2। समझो, इसका मतलब अगर इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी, सेल्फ जो है एनर्जी, अगर सपोज U है, तो इसके R/2 वाले डिस्क का कितना है? U/8 है। अगर इसका मतलब क्या हुआ कि हाफ ऑफ द डिस्क बनाने में R = 0 से R/2 तक बनाने में, 0 से लेकर कहां तक? R/2 तक बनाने में तुमने जितना वर्क किया था उसका 7 गुना वर्क, 7 टाइम्स मोर वर्क तुमको कब करना पड़ रहा है? नेक्स्ट R/2 से R तक में। क्योंकि अगर तुम इसको इंटीग्रेट करोगे 0 से R और इंटीग्रेट करोगे 0 से R/2, तो 0 से R/2 के केस में 1/8 आएगा। समझ रहे हो ना? दूसरी बात, चाहे वो ग्रेविटेशन हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, अगर कभी पूछता है एस्केप वेलोसिटी यहां से निकालो या एस्केप वेलोसिटी यहां से निकालो, एक डिस्क के सेंटर से एक नेगेटिव चार्ज को फेंकना है कि वो कभी लौट के ना आए, या अगर इसके पेरिफेरी से उसको फेंकना है वो कभी लौट के ना आए, कहां से उसको फेंकना ज्यादा आसान है? कहां से फेंकना ज्यादा आसान है? तो समझो, जहां पे पोटेंशियल ज्यादा होगा वहां से फेंकना मुश्किल होगा, क्योंकि जीरो करना है पोटेंशियल को, तो यहां से फेंकना मुश्किल, यहां से थोड़ा आसान है। और पूछेगा कितना स्केप स्पीड। स्केप स्पीड में क्या करते हैं? हम बताए हुए हैं, स्केप स्पीड में क्या करते हैं? Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, Q इंटू V2 माइनस V1 इज K1 माइनस K2। स्केप स्पीड का मतलब है वो काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी, वो स्पीड, वो काइनेटिक एनर्जी वो इन्फिनिटी पे जाके रुक जाए, यानी K2 हो जाएगा 0। कहां पे? इन्फिनिटी पे रोक दो, इन्फिनिटी पे पहुंचा के रोक दो, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी पे जाके 0 जस्ट निकलेगा, बचेगा नहीं कुछ, सब खर्च हो जाएगा निकलने में ही 0। इसको क्या लिखोगे? इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी, इसको कहां पहुंचाना है? इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है। V1 यहां डाल दो, यहां तो -2 चार्ज डालना पड़ेगा, नहीं तो नहीं आएगा। पॉजिटिव चार्ज दोगे तो इसके वेलोसिटी जो है आएगा इमेजिनरी, तो यहां तो -2 डालना होगा। V1 यहां से फेंका यहां डाल दो, यहां से फेंका यहां डाल दो, जहां का पोटेंशियल पूछा है, या रिंग से फेंका, डिस्क से फेंका, हॉलो स्फीयर से फेंका, सॉलिड स्फीयर, जहां से फेंका वहां का इनिशियल पोटेंशियल डाल दो, जिस पोटेंशियल को वो एस्केप करना चाह रहा है, और K1 का वैल्यू डालोगे हाफ mv एस्केप स्क्वायर, हाफ mv एस्केप स्क्वायर, इसी को बोलते हैं एस्केप स्पीड। वो स्पीड जिसमें K2 हो जाए 0 और V2 हो जाए इन्फिनिटी पे 0, दोनों 0, तो उससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो, तो इसको याद रखना, तो IIT जब क्वेश्चन पूछेगा, हम फिर से बता रहे हैं, सब पूरे 12th में, वंस दिस चैप्टर इज कंप्लीट, चाहे वो कैपेसिटर हो, चाहे करंट हो, और चाहे वो मैग्नेटिज्म हो, चाहे EMI हो, और चाहे मॉडर्न हो, चाहे ऑप्टिक्स हो, कहीं कोई कंसेप्ट इतना नहीं है जितना इस चैप्टर में है। दिस चैप्टर इज फुल ऑफ लॉजिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स, एक से एक कॉन्सेप्ट है, एक से एक, जितना भी खोजो कम है, जितना भी खोजो कम है। समझ गए इसको? हाँ सर, कहाँ से V एस्केप सबसे 0 मतलब सबसे कम लगेगा? देखो, जहां पोटेंशियल ज्यादा है, जहां पोटेंशियल ज्यादा है उसको एस्केप करना ही मुश्किल होता है।
ये बताओ धरती का पोटेंशियल सेंटर पे ज्यादा है कि सरफेस पे ज्यादा है? चलो देखो मैं एक काम करता हूं, सेंटर पे ज्यादा है, ठीक है। देखो चलो एक काम करते हैं, लेट अस टेक एस्केप स्पीड। देखो पहली बात एस्केप वेलोसिटी नहीं होता, जब तुमको बताऊंगा ग्रेविटेशन में, पहली बात एस्केप वेलोसिटी नहीं होता, एस्केप स्पीड होता है। एस्केप स्पीड भी नहीं होता, एस्केप काइनेटिक एनर्जी होता है। क्या होता है? एस्केप काइनेटिक एनर्जी होता है। एस्केप करने के लिए एनर्जी चाहिए, स्पीड नहीं चाहिए, वेलोसिटी नहीं चाहिए, वो डायरेक्शन इंडिपेंडेंट होता है। एक पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी देने पे सिस्टम की टोटल एनर्जी जीरो हो जाती है, उसको बोलते हैं एस्केप स्पीड। देखते हैं कैसे, वो बताएंगे ग्रेविटेशन में। अब ये समझो पोटेंशियल, अगर कोई चार्ज Q पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1 में मूव करता है, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं U2 माइनस U1, जिसको हम बोलते हैं K1 माइनस K2 भी, अगर और कोई फोर्सेस नहीं है तो। समझो U2 माइनस U1 इज K1 माइनस K2। इसका मतलब क्या है? U1 प्लस K1 इज U2 प्लस K2, यानी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। U1 प्लस K1 इज U2 प्लस K2। इसका मतलब है, और इस एक्सप्रेशन का मतलब है द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा। एक डिक्रीज करेगा, दूसरा इंक्रीज करेगा। अब जरा हम इन दोनों को देखते हैं। हम जब भी कोई क्वेश्चन बनाते हैं एनर्जी को लेकर, हम क्या करते हैं, हमारे जो ट्रिक्स है वो क्या है? हम हमेशा क्या करते हैं, इसका एक्सप्रेशन याद रखते हैं। हम दो चीज का फॉर्मूला पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में याद रखते हैं। रिंग के कारण, हॉलो स्फीयर के कारण, सॉलिड स्फीयर के कारण, इनफाइनाइट थ्रेड के कारण, सिलेंडर के कारण, किसी भी चीज के कारण, किसी भी पॉइंट पे फील्ड और किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल। फील्ड एक्सप्रेशन कब यूज करते हैं, फील्ड का इक्वेशन कब यूज करते हैं? जब न्यूटन्स लॉज के क्वेश्चन बनाने होते हैं, F इक्वल टू ma। लेकिन जब एनर्जी के क्वेश्चन बनाने होते हैं तो हम वेक्टर को अवॉइड कर देते हैं। हम क्या करते हैं? पोटेंशियल का एक्सप्रेशन यूज करते हैं। तो अगर कोई चार्ज Q किसी पोटेंशियल डिफरेंस में मूव कर रहा है तो इसका मतलब है उसका ये होगा। अब समझो हमने ये कहा था K2, अगर K2 एट इंफिनिटी पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, इसका वैल्यू क्या रखेंगे? 0। एट इंफिनिटी पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, ठीक है। K1 की वैल्यू क्या मानेंगे हम? हाफ m एस्केप स्पीड स्क्वायर, इसको बोलते हैं एस्केप स्पीड। Q अगर प्लस है तो प्लस साइन के साथ लो, और माइनस है तो माइनस साइन के साथ लो। जब पार्टिकल एट इंफिनिटी, पार्टिकल रीचेज इंफिनिटी, फाइनल पॉइंट कौन सा है? सेकंड पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट है। समझो जब एक इलेक्ट्रॉन आयोनाइज होता है तो सिर्फ वो बाहर निकल के रुक जाए, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। उससे ज्यादा दोगे ना तो वो निकलेगा भी, और एस्केप करने के बाद भी, फ्री होने के बाद उसके पास कुछ रेसिडुअल स्पीड बच जाती है। बट हम एस्केप स्पीड को डिफाइन करते हैं मिनिमम स्पीड को इन्फिनिटी पर पहुंच जाए, तो वहां जाके रुक जाए। एट इंफिनिटी, एट इवेंट्स वंस द पार्टिकल रीचेज V2, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? इंफिनिटी है। समझ लो एस्केप का मतलब है सेकंड पॉइंट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, यानी एट इंफिनिटी पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। पोटेंशियल एट इंफिनिटी क्या होता है? 0। इसको 0 रखना है। इसको क्या रखना है? जिस भी चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे डिस्क हो, हॉलो स्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर हो, जहां से फेंक रहे हो वहां का पोटेंशियल डाल दो यहां, ठीक है। अब समझो इसका मतलब है कि तुम्हारा यहां पे हमको माइनस Q डालना पड़ेगा। ये पोटेंशियल प्लस है तो माइनस Q डालना पड़ेगा। तो Q इंटू पोटेंशियल एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। समझो ये क्या है? पोटेंशियल एट द स्टार्टिंग पॉइंट ना, और ये क्या है? पोटेंशियल एट इंफिनिटी। V1 का मतलब है कि यहां माइनस Q दोगे, यहां दोगे माइनस Q, और यहां दोगे माइनस ऑफ V एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये इक्वल होगा हाफ m V एस्केप स्क्वायर, होगा ना। अब समझो इसका मतलब क्या हुआ? जितना ज्यादा ये पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा एस्केप स्पीड देना होगा। इसका मतलब यहां पर अगर पार्टिकल है और यहां पर से थ्रो कर रहे हो, यहां से पार्टिकल को थ्रो कर रहे हो कि वो कभी लौट के ना आए, और यहां से थ्रो कर रहे हो ये कभी लौट के ना आए, यहां से ज्यादा मुश्किल होगा। क्यों? यहां पोटेंशियल ज्यादा है। यहां था सिग्मा r/2 एप्सिलॉन नॉट, यहां था सिग्मा r/π एप्सिलॉन नॉट। यहां से फेंकना मुश्किल है। उसी तरह धरती के सेंटर से अगर टनल है
धरती के सेंटर से उसको फेंकोगे तो आता है 3/2 GM/r। पोटेंशियल क्या होता है 3/2 टाइम्स ऑफ GM/r। सरफेस में क्या होता है GM/r। यानी कि धरती के सेंटर में पोटेंशियल ज्यादा है तो वहां से स्केप करना भी मुश्किल है। वैसे भी जब धरती के सेंटर से चलेगा तो सरफेस पे तो पहुंचेगा ही, और जिस स्पीड से उसको फेंकोगे जब सरफेस को क्रॉस करेगा उस स्पीड से कम से ही क्रॉस करेगा। तो अगर जो स्केप स्पीड धरती के सेंटर से है उससे थोड़ा कम स्पीड होगा सरफेस में जाके, तो उसी स्पीड से उसको वहां से क्रॉस करना होगा ताकि वो स्केप कर पाए। ठीक है, जब ग्रेविटेशन में आएंगे ये सब चीज बताएंगे। और वहां एक और चीज बताएंगे कि जो हम पढ़ते हैं स्केप स्पीड जो सारे बुक्स में दिया है वो गलत है। असली स्केप स्पीड क्या हो तो वो बताऊंगा इन टर्म्स ऑफ सी फ्रेम, सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ठीक है, जो आईडी पूछेगा तब तक कोई नहीं पढ़ाएगा, जब पूछ देगा तब सब पढ़ाएगा। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैं कंडक्टर पर भी आ रहा हूं, आ ही जाता हूं। मुझे और कुछ चीजें बतानी है जो मैंने कुछ बहुत अच्छी बुक्स में पढ़ी हैं, सीखी हैं। ठीक है, मतलब माइंड ब्लोइंग और बहुत, मतलब मुझे वो कॉन्सेप्ट हमेशा अच्छा लगता है जिसे मैथमेटिक्स ना हो बट वो बने नहीं, है एक स्टेप का बट बने नहीं। वो थिंकिंग, वो जो थॉट प्रोसेस होता है, आई लाइक दैट थॉट प्रोसेस। आई डू नॉट लाइक इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, ये कोई लाइक नहीं करता, फिजिक्स में कभी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, चलो पहले मैं आ रहा हूं कंडक्टर पे, और मैं तुम्हें सही बता रहा हूं इस बार का एक पेपर होगा, मेंस का होगा, एडवांस का होगा। अगर एडवांस पेपर ने अपना लेवल मेंटेन रखा तो मैं तो फिर से बता रहा हूं, मैंने जो तुमको पढ़ाया है, हालांकि ऑप्टिक्स जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने काफ़ी मतलब खुद को कंट्रोल कर लिया था क्योंकि, लेकिन मैंने जो पढ़ाया है वही सब क्वेश्चन हो सकता है रहेगा। चलो बता दूं कि चलो मान लो ये एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, ये यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, मैं तो छोड़ो, अभी इसको बाद में बताऊंगा जब टॉपिक खत्म होगा। तो अभी हम आ रहे हैं कंडक्टर पे, क्योंकि हमको इरोडोव के सारे क्वेश्चन निकाल देने हैं। ठीक है, और कैपेसिटर वी हैव स्टार्टेड अननोइंगली विदाउट द नॉलेज वी हैव स्टार्टेड द कैपेसिटर। हमने इस कैपेसिटर स्टार्ट कर दिया है। तुम बाद में चल के देखोगे कैपेसिटर ये शॉर्टकट मेथड ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटर ये शॉर्टकट मेथड ऑफ कंडक्टर। हम जो तुमको क्वेश्चन बताएंगे उसको 3-4 तरीके से बताएंगे, उसमें एक तरीका भी लिख देंगे कैपेसिटर के बाद। ठीक है, देखेंगे कैसे। कंडक्टर क्या होता है समझो, व्हाट इज कंडक्टर। कंडक्टर वो मटेरियल होता है, इट प्रैक्टिकली हैव अनलिमिटेड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अनलिमिटेड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर एक जनरली मेटल का होता है, जनरली मेटल होता है, मेटल्स आर द बेस्ट कंडक्टर्स। इसमें क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री घूमते रहते हैं, तैरते रहते हैं। इसके पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं वो फिक्स हैं, वो चल नहीं सकते हैं। पॉजिटिव चार्जेस आर फिक्स्ड बट नेगेटिव चार्जेस आर फ्री। समझो, हो सकता है हर एटम में, ये पॉसिबल है कि हर एटम में एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो तो क्या बच गया, सारा न्यूक्लियस प्लस ऑल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट वन, वो सब फिक्स हो गए हैं, फ्रीज हो गए हैं, वो चल नहीं सकते, हिल नहीं सकते हैं, वो लैटिस में फिक्स हैं। बट इलेक्ट्रॉन, हर एटम एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है फ्री कर दिया हो, वो तैर रहे हैं। तो एज ए होल ये न्यूट्रल होता है, एज ए होल ये न्यूट्रल होता है। लेकिन फर्क सिर्फ क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस फिक्स्ड होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस फिक्स्ड होते हैं, वो चल नहीं सकते हैं। बट नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं फ्री होते हैं। ठीक है, नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं, फ्री होते हैं। इसीलिए तुम जब भी इसके ऊपर फील्ड अप्लाई करते हो तो therefore whenever an external field is applied, these charges, these free electrons
ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दे एक्सपीरियंस द फोर्स, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा, और जब फोर्स लगेगा किधर लगेगा, फील्ड जो लगा है उसका अपोजिट लगेगा। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो मूव करके क्या होता है, ये क्या चाहते हैं, बाहर निकल जाए, बट सरफेस पे एक प्रॉपर्टी होता है, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। वो एक पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल का एक वेल होता है, एक दीवार होता है, उसको छड़पना पड़े, वो नहीं छड़प पाता है। सो दे मूव, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव एंड accumulate in such a way that net field inside every point in its material becomes zero। क्यों भाई, ऐसा क्यों करता है जीरो? जब तक अंदर में फील्ड है, जब तक अंदर में नेट फील्ड है, तब तक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और जैसे नेट फील्ड जीरो हो जाएगा तो अब फर्दर चार्ज मूवमेंट बंद हो जाएगा। तो चार्ज मूवमेंट तब तक होगा जब तक कि वो अंदर में नेट फील्ड जीरो ना कर दे, क्योंकि जब तक उसके ऊपर नेट फील्ड है चार्ज मूव करेगा उसके ऊपर, बट जब उसके अंदर एक्सटर्नल प्लस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज ऑन द सरफेस, जब वो एक दूसरे को नलीफाई कर देगा तो क्या होगा, अंदर में फील्ड हो जाएगा जीरो। उस समय तक जो इलेक्ट्रॉन मूव कर चुका था वो तो मूव कर चुका है, जो अभी मूव नहीं किया था वो मूव करेगा भी नहीं। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अब नेट फील्ड जीरो है, उसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं है। तो होगा क्या कि जैसे तुमने इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया, अगर ये न्यूट्रल था और तुमने अगर इसके ऊपर कोई अगर एक्सटर्नल फील्ड अगर अप्लाई किया, ये एक्सटर्नल, तो होगा क्या कि ये अपने आप को ये ऐसे करके ये चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, फील्ड था राइट, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा लेफ्ट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे फील्ड के अपोजिट फोर्स होता है। इसके कारण इधर थोड़ा इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होगा, तो यहां चार्जेस कुछ प्लस होंगे, यहां कुछ माइनस होंगे। अब तुम कोई भी पॉइंट यहां ले लो, मटेरियल के अंदर ले लो, यहां दो फील्ड बन रहे हैं, एक जो एक्सटर्नल फील्ड था, एक जो एक्सटर्नल फील्ड था जो तुमने बाहर से लगाया था, और एक जो ये इंड्यूस चार्ज दिख रहा है तुमको ना, इस सरफेस पे होता है इंड्यूस चार्ज। दिस इज कॉल्ड इंड्यूस चार्जेस, प्लस एंड माइनस इंड्यूस चार्जेस, इनका टोटल सम कितना होगा, जीरो। लेकिन वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि ये ई इंड्यूस जो होगा, नेट इफेक्ट ऑफ ऑल दिस डिस्ट्रीब्यूशन, नेट इफेक्ट ऑफ ऑल दिस डिस्ट्रीब्यूशन ई इंड्यूस्ड, ये हमेशा इसके इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो दोनों कैंसिल करके क्या कर देगा, जीरो। अब एक बार ये जीरो हो गया तो फर्दर चार्ज मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा। अब तुम अगर फील्ड को बढ़ा दोगे तो फिर ये इंड्यूस्ड और बढ़ेगा, कुछ और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और फिर इसको नलीफाई कर देगा। यानी कि तुम समझो कंडक्टर के मटेरियल में कभी फील्ड हो ही नहीं सकता है। कंडक्टर के मटेरियल के अंदर, कंडक्टर के मटेरियल में हमेशा फील्ड जीरो होगा, इट इज इम्पॉसिबल। अब तुम बोलोगे सर जब तक ये हो रहा था तब तक तो फील्ड था, जब तक ये हो रहा तब तक तो फील्ड था। इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को होने में, इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को होके नलीफाई करने में 10⁻⁻8 सेकेंड का टाइम लगता है। इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को होके कंप्लीट हो जाने में 10⁻⁻8 सेकेंड का टाइम लगता है, जिसको हम मानते हैं ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस। क्या मानते हैं, इंस्टेंटेनियस। जैसे लगाओ वैसे खत्म, विद इन नो टाइम ये खत्म कर देता है। कुछ भी कर लो तुम अंदर में फील्ड क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो याद रखना कंडक्टर की सबसे बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, देयर कैन बी, इट्स इम्पॉसिबल टू हैव, कुछ भी कर लो, कोई टेक्निक लगा लो, कोई चालाकी दिखा लो, ये नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, समझो, इट इज इम्पॉसिबल। सर, हाँ सर कुछ लिमिट तो होगा ना सर, कि जो कंडक्टर के पास जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स है सर, हाँ इलेक्ट्रॉन्स और सर जो पॉजिटिव स्फीयर है सर, हाँ, सर उनकी कुछ लिमिट तो होगी ना, कोई- कि इससे ज्यादा इंड्यूस फील्ड कर ही नहीं सकते। कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। तुम लिमिट क्रिएट कर देना, तुम्हें नोबेल प्राइज मिल जाएगा।
ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू हैव नेट फील्ड जीरो इनसाइड द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर। समझ गए पहली बात, फील्ड ही नहीं होता है। इसीलिए कभी भी हम बताए थे पहले, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करोगे पूरी दुनिया में दिखाना दिखा दो, कंडक्टर के मटेरियल में फील्ड लाइन मत दिखाना, या अगर किसी ऑप्शन में दिखाया तो वो गलत ऑप्शन है। कंडक्टर के मटेरियल में फील्ड लाइन हो ही नहीं सकता है, कंडक्टर के मटेरियल में फील्ड लाइन हो ही नहीं सकता है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हो सकता है, बताऊंगा क्यों। जब करंट इलेक्ट्रिसिटी में पॉसिबल है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पॉसिबल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेज एट रेस्ट, ठीक है, ये नहीं हो सकता है। तो समझो, इसका मैं नोट्स तुमको भेजा हूँ कि नहीं, मैं फिर भेज दूंगा, मैंने इसका नोट्स भी बनाया हुआ है। अब समझो इसकी कुछ प्रॉपर्टी समझो, और इस बात को समझना, मैं तुम्हें कई लॉजिक दूंगा, कई लॉजिक हर चीज का दूंगा, बट उससे भी ज्यादा लॉजिक है। मैं जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ता हूँ या कंडक्टर पढ़ता हूँ या गॉस लॉ पढ़ता हूँ, गॉस लॉ, कंडक्टर और सेल्फ एंड म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी, हमेशा मैं खुद को ही क्लीन बोल्ड करता रहता हूँ कि यार मैं कितना कम जानता था, और कितना कितना बड़ा ये साइंस है, और कितना बड़ा ये लॉजिकल साइंस है फिजिक्स का। ये सबसे मैकेनिक्स के बाद, जिस तरह मैकेनिक्स से ये होता है, ये भी कितना बड़ा बेसिक साइंस है, और कैसे नेचर कितना अच्छा है, कैसे बिहेव करता है। अभी देखो टॉपिक बढ़ेगा तो समझोगे। तो समझो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स, पहले मैं लिख रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स। पहला, फील्ड इज जीरो, नेट फील्ड इज जीरो इनसाइड द मटेरियल at every point, at every point, always। सेकेंड, फील्ड हमेशा जीरो होता है। इसका मतलब डू नॉट शो एनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसका मतलब है कभी भी भूल के भी, चाहे कुछ भी कर लो, बाहर कोई चार्ज रखो ना रखो, तुम हो सकता है यहाँ एक चार्ज रख दो और ये सोचो कि यहाँ तो फील्ड बन जाएगा। ये एक मेटल का टुकड़ा है, ये एक मेटल का टुकड़ा है, तो समझ लो अगर तुम यहाँ पे चार्ज रखोगे Q, बाहर में एक चार्ज क्या रखोगे Q, तो क्या होगा, ये चार्ज इसके निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा और निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और पॉजिटिव कुछ इस तरह से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ये इस तरह से खुद को अरेंज कर लेगा ऑटोमेटिकली कि इसके किसी भी पॉइंट पे तुम्हारा नेट फील्ड जीरो आएगा। यहाँ किसी भी पॉइंट पे तुम्हारा नेट फील्ड क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ई नेट यहाँ पे हर पॉइंट पे जीरो आएगा, ई नेट यहाँ पे हर पॉइंट पे क्या आएगा, जीरो आएगा। कहीं भी फील्ड नहीं हो सकता है मटेरियल में, बिकॉज में फील्ड जीरो है, इसलिए बिकॉज इसमें फील्ड जीरो है, इसलिए अगर तुम यहाँ पे कोई गॉसियन सरफेस बनाओगे कहीं भी, मान लो यहाँ मैंने गॉसियन सरफेस बनाया इमेजिनरी किसी भी शेप का, ये मैंने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस बनाया, गॉसियन सरफेस, एक क्लोज सरफेस बनाया, तो कहीं ये फील्ड ही नहीं है। इस गॉसियन सरफेस का पूरा सरफेस किसके अंदर है, कंडक्टर के अंदर अंदर है। इस गॉसियन सरफेस का हर पॉइंट कंडक्टर के भीतर से होके गुजर रहा है। जब फील्ड ही जीरो है तो फ्लक्स काहे का, समझ रहे हो। जब बारिश नहीं हो रही है, जब बारिश नहीं हो रही है तो बकेट में कलेक्शन नहीं होगा। अगर बकेट में कलेक्शन नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि बारिश हो रही हो, बकेट का पेंदी खुला हुआ। फ्लक्स जीरो, नेट फ्लक्स जीरो डज नॉट इंप्लाई फील्ड जीरो। कलेक्शन जीरो डज नॉट इंप्लाई नो रेनिंग। फ्लक्स जीरो डज नॉट इंप्लाई फील्ड जीरो, बट फील्ड जीरो नेसेसरली इंप्लाई फ्लक्स जीरो। तो जब फील्ड ही जीरो है, फील्ड ही कहीं नहीं है, फील्ड ही हर पॉइंट पे जीरो है, तो फ्लक्स तो जीरो होगा ही। यानी कि इसके अंदर नेट चार्ज भी जीरो होगा। इसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा।
समझो, इसका मतलब है रो क्या होता है, चार्ज डेंसिटी, हर पॉइंट पे क्या होगा, जीरो आएगा। फील्ड जीरो एवरीवेयर, इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे फील्ड जीरो है, क्योंकि हमको पता है कंडक्टर के अंदर फील्ड नहीं हो सकता है, इसीलिए फ्लक्स तो जीरो होना ही है, फ्लक्स इज जीरो। इसीलिए चार्ज डेंसिटी हर पॉइंट पे जीरो होगा। छोटे से छोटा वॉल्यूम ले लो, छोटे से छोटा वॉल्यूम ले लो, जैसे तुम एक मैग्नेट का छोटे से छोटा टुकड़ा ले लो, उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा ही, सिर्फ नॉर्थ पोल तुम तोड़ के नहीं निकाल सकते हो, जब भी तोड़ोगे तो नॉर्थ पोल के साथ साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। उसी तरह से अगर तुम यहाँ पे छोटा से छोटा वॉल्यूम कट करोगे, उसके अंदर देखोगे जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है। हर पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी का एवरेज वैल्यू जीरो होता है, चार्ज डेंसिटी जीरो होता है। एक और चीज की खास बात है, तुम जानते हो पोटेंशियल का चेंज होता है, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तुम जानते हो पोटेंशियल होता है माइनस ई डॉट डी आर। पोटेंशियल का चेंज होता है, अगर तुम किसी फील्ड में चलते हो तो पोटेंशियल चेंज होता है कितना, E इक्वल टू माइनस dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। जब E ही नहीं है, जब फील्ड ही नहीं है तो काहे का पोटेंशियल चेंज, जब फील्ड ही जीरो है तो dv मस्ट बी जीरो। इसका मतलब हो गया तुम कंडक्टर के पाथ पे होते हुए, तुम कंडक्टर के अंदर होते हुए कहीं से कहीं चले जाओ, पोटेंशियल सेम आएगा। इसका मतलब एंटायर कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल। इसका मतलब है एंटायर कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल। अगर तुम दो पॉइंट ए और बी के बीच में जा सकते हो कंडक्टर के अंदर होते हुए, एक ऐसा रास्ता निकालो जो हमेशा कंडक्टर के अंदर होकर जा रहा है, तो इसका दोनों सेम पोटेंशियल होगा, चाहे वो करंट हो, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे कुछ भी हो। समझो, इसका मतलब हुआ अगर हम यहां से चले, ऐसे ऐसे होते हुए हम यहां पहुंच जाएं, हम यहां से चले कहां से, ए पॉइंट से, और ऐसे होते हुए कहां पहुंच जाएं, बी पॉइंट पे, तो ए और बी इक्विपोटेंशियल है। पूरे का पूरा कंडक्टर इक्विपोटेंशियल होता है। क्या होता है, इक्विपोटेंशियल। यानी कि ये पॉइंट और सरफेस का कोई पॉइंट, सबका पोटेंशियल सेम है। सरफेस का कोई पॉइंट, कोई भी पॉइंट, प्लस अंदर का कोई भी पॉइंट क्या है, इक्विपोटेंशियल है। क्या है, इक्विपोटेंशियल है। यानी कि ये सरफेस का जो शेप दिख रहा है ना, ये सरफेस का शेप दिख रहा है ना, ये वन ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस है। जब बाहर बनाओगे, बिकॉज दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये तो पूरा इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम ही है, तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। यानी ये पूरा का पूरा आउटर सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल है। बिकॉज ये इक्विपोटेंशियल है, और तुम जानते हो इक्विपोटेंशियल पे क्या होता है, फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस हम बताए हुए हैं कि रेज और वेव फ्रंट में वही रिलेशन है, रेज के परपेंडिकुलर वेव फ्रंट होता है। उसी तरह से फील्ड के परपेंडिकुलर सरफेस को क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहां पर फील्ड ऐसे निकलेगा, और यहां पर फील्ड ऐसे टर्मिनेट होगा, और यहां पर फील्ड ऐसे टर्मिनेट होगा। समझो, किसी भी पॉइंट पे, कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पे जो फील्ड लाइन टर्मिनेट होगा या स्टार्ट होगा, वो हर पॉइंट पे कैसे होगा, नॉर्मली होगा। क्यों नॉर्मली होगा, बिकॉज दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसीलिए therefore field lines start or terminate, originate or terminate from each point of a conducting surface नॉर्मली का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलरली। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये ऐसे आगे खत्म हो जाए। यहां जो तुम नॉर्मल ड्रॉप करोगे ना, यही इसका डायरेक्शन होगा। ये पहले भी थोड़ा सा बताया था, लेकिन आज उसका दिन आ गया है, आज इसको अच्छे से बताना है। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, तो समझो, चौथा पॉइंट, तो ये थोड़ा बड़ा चीज हम लिखे हैं, नोट्स तो हम भेज देंगे। पहली बात, कंडक्टर के मटेरियल के अंदर हर जगह फील्ड जीरो होगा। दूसरा, पूरा का पूरा कंडक्टर इक्विपोटेंशियल होगा। तीसरा, फील्ड लाइन किसी भी पॉइंट पे, कंडक्टिंग सरफेस किसी भी पॉइंट पे, फील्ड कुछ भी कर लो, जो फील्ड लाइन अगर एंड कर रहा है या स्टार्ट हो रहा है, हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, नॉर्मली होगा, वो कभी भी
कर्व नहीं हो सकता। उस पॉइंट पे वो नॉर्मल सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होगा। जैसे एक तरबूज के ऊपर हम पिन घोंप देते हैं परपेंडिकुलर, उसी तरह से होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, यहाँ किसी कोई डाउट है? यहाँ किसी कोई डाउट है? नो सर। अब देखो, अब दो चीज बता रहा हूं। पहले बता रहा हूं, पहले इसी में कुछ एक आध क्वेश्चन ले लेता हूं। उससे तुम्हारे कुछ क्वेश्चन जो तुमने लास्ट क्लास में पूछे थे, एससी वर्मा से एक दो क्वेश्चन तुम लोग लग रहा था कैसे हो रहा है। तो एक बार कंडक्टर खत्म, तो उसके बाद तुम देखोगे, देखो समझो इसको। मैं अगर तुमसे ये पूछूं, कि ये न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, मेटलिक स्फीयर है, ये न्यूट्रल मेटलिक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। इसकी रेडियस है आर, और तुमने क्या किया, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे यह चार्ज रख दिया क्यू। तो तुम जानते हो क्या होगा, इस पे चार्जेस का इंडक्शन होगा, नॉन यूनिफॉर्मली होगा, इस तरह से होगा कि ये अपने आप को ऐसे करके अरेंज करेगा। बेसिकली क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है उसको ये पुल, ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर थोड़ा ज्यादा होगा और इधर थोड़ा इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होगी, इधर पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। पॉजिटिव चार्ज बेसिकली इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है, मूव तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही करता है। ठीक है, सबसे पहले ये बताओ, व्हाट इज द नेट फील्ड एट ओ? नेट फील्ड एट ओ इज जीरो। ये तो पता है, हो ही नहीं सकता है, कंडक्टर के मटेरियल में कभी फील्ड आ ही नहीं सकता है, ये सॉलिड है, सॉलिड स्फीयर, ठीक है, यहां तो जीरो होना ही है। दूसरी बात, व्हाट इज द फील्ड एट ओ ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस? हम ये जानना चाहते हैं, व्हाट इज द फील्ड एट ओ ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। तो ये बताओ, हम इसको लिख सकते हैं सेकंड को, ई नेट एट ओ, ई नेट एट ओ इज इक्वल टू ई एट ओ ड्यू टू क्यू प्लस ई एट ओ ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। बताओ, ये जो पूरे इंड्यूस्ड चार्ज प्लस और माइनस जो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इन सब का ये जो पूरे, ये सब जो है इंड्यूस्ड चार्जेस, इनकी वजह से फील्ड, इस पूरे इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से फील्ड और इसकी वजह से फील्ड, दोनों मिलके यहां कैंसिल हो रहा है ना। ये तो जीरो है, तुमको पता है, ये तो जीरो है, तुमको पता है, ये नेट फील्ड जीरो है, तुमको ये भी पता है इसने कितना फील्ड बनाया था यहाँ, ये अकेले कितना फील्ड बनाता है यहाँ, ये भी तुमको पता है, ये है के क्यू बाय आर स्क्वायर राइटवर्ड्स। ये अकेले कितना बनाता है यहाँ पे, के क्यू बाय आर स्क्वायर राइटवर्ड्स, यानी इन सब ने मिलके जो बनाया है फील्ड प्लस ई ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। हम इनडायरेक्टली निकाल सकते हैं। So E at O, E at O, O पे ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस होना चाहिए, इसने जो बनाया था उसका इक्वल एंड अपोजिट। ये सारे चार्जेस मिलके जो फील्ड यहां क्रिएट करेंगे, ये सारे चार्जेस मिलके जो यहां फील्ड क्रिएट करेंगे, वो इसके अकेले के फील्ड को नलिफाई कर रहा है, यानी ये होना चाहिए था के क्यू बाय आर स्क्वायर लेफ्टवर्ड्स। आ गया, ठीक है। तो कभी भी कोई फील्ड कंडक्टर पूछेगा, मैं जानना चाहता हूं यहां पर इस पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट, मैं जानना चाहता हूं इस पॉइंट पर, यहां एक पॉइंट है, इस पॉइंट की डिस्टेंस इस चार्ज से कितनी है, इस पॉइंट की डिस्टेंस इस चार्ज से ऐसे है, कितनी है, z है।
इस पॉइंट की डिस्टेंस इस चार्ज से कितनी है, जेड है। हम जानना चाहते हैं, इसका नाम दे दो, इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी। व्हाट इज द फील्ड एट बी ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। इंड्यूस चार्जेस की वजह से बी पे फील्ड कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, के क्यू बाई जेड स्क्वायर, के क्यू बाई जेड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट बी पे बी नेट फील्ड 0 है। इसका मतलब है जो इसने बनाया के क्यू बाई जेड स्क्वायर वही होगा, और इसकी फील्ड थी अलोंग ए बी, अलोंग ए बी, तो इस पूरे इंड्यूस की होगी अलोंग बी। आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ कि हम जानना चाहते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट कैसे निकालें। ये बताओ कि ये स्फीयर न्यूट्रल था, ये स्फीयर क्या था, न्यूट्रल था, ये न्यूट्रल ही रहेगा। क्यों न्यूट्रल रहेगा भाई, क्योंकि इसके ऊपर नेट ये चार्ज पहले इसके ऊपर 0 था, हमने कहीं चार्ज दिया नहीं, तो चार्ज कंजर्वेशन तो है ही, ये चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है, बट आपस में ही रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कोई बाहर से किसी ने कुछ नहीं किया है। तो समेशन ऑफ, समझो, समेशन ऑफ क्यू इंड्यूस्ड, समेशन ऑफ क्यू इंड्यूस्ड कितना आएगा बताओ, 0। समेशन ऑफ क्यू इंड्यूस्ड कितना होगा, 0। एग्रीड, यस सर। ठीक। अब देखो हमको पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल में प्रॉब्लम है, पोटेंशियल में क्या प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन भी। ये बताओ, अगर हम ओ पे पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट ओ, व्हाट इज द पोटेंशियल, हम पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ द स्फीयर निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे। इसको मिटा दें, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं था। जो फील्ड ये क्रिएट करेगा बाहर का चार्ज, उसका इक्वल एंड अपोजिट इंड्यूस चार्ज। इंड्यूस चार्ज नहीं होता, इंड्यूस चार्ज ना होता तब जो भी चार्ज, जो भी बाहर के चार्जेस, जो भी फील्ड क्रिएट करते, इंड्यूस चार्ज का नेट इफेक्ट उसको 0 करेगा। अब जरा बताओ, ये बताओ, हम जानना चाहते हैं, इन सबके नोट्स बने हुए हैं, तुमको मिल जाएगा। कंडक्टर में दिया था नोट्स, नहीं दिया था ना, दिया था, कुछ दिया था, बाकी बचा हुआ था, ठीक है, थोड़ा दिया, हाँ थोड़ा दिया था, बाकी आज पूरा दे दूंगा। अब ये बताओ, हम जानना चाहते हैं पोटेंशियल एट ओ, पोटेंशियल एट ओ, हमको ओ पे पोटेंशियल निकालना है। ओ पे कौन कौन पोटेंशियल बनाएगा, एक बनाएगा बाहर का चार्ज, एक बनाएगा इंड्यूस चार्ज, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू क्यू कितना है बताओ, के क्यू बाई आर। इसके कारण सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई आर, एग्रीड ना। इसके कारण यहां पोटेंशियल डिस्टेंस आ रहा है, के क्यू बाई आर। इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा, यहां पे इंड्यूस चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल होगा के, यहां अगर हम एक चार्ज मान ले डी क्यू, यहां एक चार्ज मान ले डी क्यू, मान लो सरफेस पे एक चार्ज हम मान लेते हैं यहां पे कितना, डी क्यू। तो बताओ इस डी क्यू की वजह से यहां चार्ज, यहां पोटेंशियल कितना होता, के डी क्यू बाय आर होता ना। ये डिस्टेंस कितना है, आर है, क्या होता है, के डी क्यू। अगर हम यहाँ स्मॉल चार्ज डी क्यू मान लें, एलिमेंटल चार्ज, तो उसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से कितनी है, आर, के डी क्यू बाई आर। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा बताओ, ये पूरे का पूरा चार्ज तो सेम डिस्टेंस पे है ना, सारे चार्जेस तो सेम डिस्टेंस पे हैं, बताओ, ऑल द चार्जेस आर एट सेम डिस्टेंस, सिर्फ पॉइंट ओ के लिए, बाकी के लिए नहीं। बट पॉइंट ओ से ये सारे चार्जेस इक्विडिस्टेंट है, और पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर डिस्टेंस आर पे जो टोटल चार्ज है, जब इसको इंटीग्रेट करोगे, के बाहर निकल जाएगा, आर बाहर निकल जाएगा, तो हर डी क्यू के लिए चार्ज सेम है, सिर्फ इंटीग्रेट कौन होगा, डी क्यू, और डी क्यू का इंटीग्रेशन, डी क्यू इंड्यूस्ड का इंटीग्रेशन कितना है, 0। समझ रहे हो।
समेशन ऑफ ऑल द इंड्यूस चार्ज इज 0। यानी ये पूरा का पूरा चार्ज मिलके यहां पोटेंशियल कितना क्रिएट करेगा? 0। इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल सिर्फ एक पॉइंट पे तुम निकाल सकते हो आराम से। क्यों निकाल सकते हो? क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस r पे, अगर सेम डिस्टेंस r पे तुम चार्ज को बिछा दो, तो कैसे बिछा रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, कितना बिछा रहे हो इससे मतलब है। जैसे रिंग में होता है k टोटल चार्ज dq बाय r, सिंपल। कैसे बिछा रहे हो, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म में कोई मतलब नहीं है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म भले ही है बट है तो सब इक्विडिस्टेंट। इस पॉइंट O से ये सारे चार्जेस इक्विडिस्टेंट है और इनका सम कितना है? 0। ये हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा kq बाय r। यानी कि तुम पोटेंशियल एट O निकाल लिए, तुमने पोटेंशियल एट O निकाल लिया, कितना आया? kq बाय r। O पे पोटेंशियल होगा kq बाय, इसके कारण kq बाय r और इस इंड्यूस के कारण 0, तो नेट पोटेंशियल kq बाय r। कोई डाउट? तुम अगर O का पोटेंशियल जानते हो तो तुम सबका पोटेंशियल जानते हो, बिकॉज एंटायर कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल। वंस यू नो पोटेंशियल ऑफ एनी वन पॉइंट and only point where you can calculate the potential directly is point O। जो यहाँ से कोई यहाँ निकालना चाहेंगे इंड्यूस के कारण डायरेक्टली नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अलग अलग डिस्टेंस है और इंटीग्रेट हम नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ से तो सब इक्वी डिस्टेंट था, तो यहाँ से तो r को बाहर निकाल सकते थे। ऑल द dq is at the same r, कांस्टेंट बाहर निकल जाता है और इंटीग्रेशन ऑफ dq इज 0। तो q इंड्यूस्ड कितना हो जाएगा? kq बाय r। एक बार जब तुम्हारा O पे पोटेंशियल आ गया नेट पोटेंशियल, बिकॉज पूरा का पूरा कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल है, तो B पे भी चलाएगा। व्हाट इज नेट पोटेंशियल एट B? तो समझो, व्हाट इज पोटेंशियल एट B? पोटेंशियल एट पॉइंट B, पोटेंशियल एट पॉइंट B, दैट इज आल्सो इक्वल टू पोटेंशियल एट O एंड दैट इज इक्वल टू kq बाय r। पोटेंशियल एट B is same as potential at O because entire conductor is equipotential। तो पोटेंशियल एट B चलाएगा कितना? kq बाय r। पोटेंशियल एट O निकल गया तो पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल पूरा है, तो सबका पोटेंशियल हो गया। हर पॉइंट का पोटेंशियल कंडक्टर का kq बाय r ही है। लेकिन हम जानना चाहते हैं व्हाट इज द पोटेंशियल एट O एट B ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। दिस पोटेंशियल एट पॉइंट B इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू Q, potential due to Q, potential due to induced। होगा ना? किसी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? दो पोटेंशियल का सम होगा, पोटेंशियल ड्यू टू Q एंड पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड। पोटेंशियल ड्यू टू Q तुम जानते हो वहां पे kq बाय z। पोटेंशियल ड्यू टू Q क्या होगा इस पॉइंट पे? kq बाय z। ये अननोन है, आ गया। व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज एट पॉइंट बी? व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज एट पॉइंट बी? kq बाय r माइनस kq बाय z, kq बाय r माइनस kq बाय z। सो v ड्यू टू इंड्यूस्ड, v ड्यू टू इंड्यूस्ड kq बाय r माइनस kq बाय z। कोई डाउट? यहां तक में कोई डाउट किसी को? होना नहीं चाहिए डाउट। ठीक, अब देखो, अब देखो, जब तुम चार्ज किसी कंडक्टर पे डालते हो तो वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसका तीन पर्पस होता है। जब भी तुम चार्ज किसी कंडक्टर पे डालोगे या बाहर यहीं चार्ज रखोगे, ये अपने को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना, इस डिस्ट्रीब्यूशन का तीन पर्पस होता है। क्या क्या? पहला, हर पॉइंट पे मटेरियल में फील्ड जीरो करना, हर पॉइंट पे फील्ड जीरो करना। दूसरा पर्पस होता है पूरे कंडक्टर को इक्विपोटेंशियल बनाना। और तीसरा पर्पस होता है चार्ज को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए। चार्ज को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना कि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाए, क्योंकि हर सिस्टम नेचुरली चाहता है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, बिकॉज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कोरिस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो
तो ये अपने आप को हमेशा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसकी एनर्जी मिनिमाइज हो जाती है। बोलोगे सर ये कैसे होता है? जब क्वेश्चंस बताऊंगा तो शॉर्टकट्स यहीं से निकलते हैं, शॉर्टकट्स यहीं से निकलते हैं। देखो, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो कंडक्टर पे होता है, जो नेचर करता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो कंडक्टर पे होता है, जो कौन करता है? नेचर करता है। नेचर पूरा कोशिश करता है, नेचर ट्राइज इट्स लेवल बेस्ट कि सिस्टम अपने मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में हो, और हम ये प्रूव कर देंगे आउट ऑफ ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल, द डिस्ट्रीब्यूशन दैट you are getting to make the field zero, or the distribution you are getting to make potential equipotential corresponds to the distribution where you get minimum potential energy. सेल प्लस इंटरेक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मिनिमम होती है, और कोई डिस्ट्रीब्यूशन कर लो उससे ज़्यादा ही आएगा। तो सिस्टम हमेशा अपने आप को इस तरह से करता है, बताएंगे। उसी तरह करंट में जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो हीट को मिनिमाइज करता है। करंट नहीं चाहता है कि हीट प्रोड्यूस हो, तो उसको मजबूर कर दे तभी प्रोड्यूस करता है, तो वो अपने आप को क्या करता है? मिनिमम हीट प्रोड्यूस कराना चाहता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है कि एनर्जी लिबरेटेड, हीट जनरेटेड इज मिनिमम। सिमिलरली कैपेसिटेंस में चार्ज इस तरह से ये होता है डिस्ट्रीब्यूट कि एनर्जी मिनिमाइज हो। बताएंगे कैसे? देखो, देखो क्वेश्चन इज, हमको ये बताना है कि हमारा टॉपिक ये है कि हाउ द चार्ज वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। हम ये जानना चाहते हैं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। देखो, चार्ज placed on a conductor distributes in such a way that first field is zero everywhere inside everywhere, हमने इस कॉन्सेप्ट का यूज किया था कहाँ पे? जब हमने पैरेलल प्लेट लिया था कंडक्टर का, और मैंने पूछा था यहाँ अगर चार्ज Q1 Q2 डाले थे तो यहाँ चार्ज x है तो यहाँ -x होगा, और यहाँ पे Q2 + x होगा। x कैसे निकाला था? हमने फील्ड जीरो किया था, हम वो भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड, पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, और तीसरा पर्पस, पोटेंशियल एनर्जी सेल्फ प्लस म्यूचुअल, पोटेंशियल एनर्जी टोटल इज मिनिमम। यानी हम ऐसा कर सकते हैं कि कुछ भी चार्ज मान लो x आया, और फिर क्या करें? पोटेंशियल एनर्जी निकाल के डिफरेंशिएट कर दें। जब भी कोई चीज मिनिमम या मैक्सिमम होता है तो उसका du/dx क्या होगा? 0 होगा। वही आंसर निकलता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस। तो जरा देखते हैं। पहला चीज, हमारे पास एक कंडक्टर यहां पर है, स्फेयर है, और ये दूसरा है, और यहां पर एक स्विच है, ठीक है। हमने क्या कि इसके ऊपर चार्ज डाल दिया Q, इसके ऊपर चार्ज नहीं डाला, या डाल भी दे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको बेसिकली मतलब है जो चार्ज इसके ऊपर था और जो चार्ज इसके ऊपर था, दोनों का सम कितना है? Q है। इस पे प्लस इस पे चार्ज मिला के Q है। टोटल सिस्टम पे चार्ज कितना है? Q है। यहाँ हम Q1 डाल दें, यहाँ Q2 डाल दें, तो Q की जगह क्या डाल देंगे? Q1 + Q2। तो बेसिकली हमको ये जानना है कि क्या पहले था उससे कोई मतलब नहीं है, फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन वही आएगा। दो मेटलिक स्फेयर है, ये एक मेटल स्फेयर है, ये एक मेटल स्फेयर है, ये एक दूसरा मेटल स्फेयर है। इसकी रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R2। इस पे तूने चार्ज दे दिया था Q, इस पे नहीं दो, चाहे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके अंदर टोटल चार्ज लेना होगा Q। टोटल चार्ज है Q, दिस इज द टोटल चार्ज ऑन कंबाइंड, टोटल चार्ज कंबाइंड, इसका मतलब है टोटल चार्ज कंबाइंड, ठीक है। इनके बीच में हम अभी के लिए, क्योंकि पहला केस है, अभी इनके बीच में सेपरेशन लार्ज ले लेते हैं, लार्ज सेपरेशन। इनके बीच में सेपरेशन लार्ज था। लार्ज मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट।
अब तुमने क्या किया, इस स्विच को क्लोज कर दिया। नाउ स्विच इज क्लोज्ड, नाउ स्विच इज क्लोज्ड। तुमने स्विच को क्लोज कर दिया तो क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो देखो। जैसे तुमने इसको चार्ज को क्लोज किया, तुम देखोगे इसके ऊपर तो यहां से कुछ चार्ज फ्लो कर जाएगा। तुम देखोगे इसके ऊपर जो है चार्ज आ गया आफ्टर क्लोजिंग। सपोज चार्ज हियर इज, सपोज चार्ज हियर इज सपोज Q। तो बिकॉज ऑफ चार्ज कंजर्वेशन यहां चार्ज कितना होगा बताओ, हियर चार्ज वुड बी Q माइनस Q। या यहां मान लो चार्ज हो गया X, यहाँ चार्ज आ गया X, तो यहाँ कितना आ जाएगा Q माइनस X। क्यों, दोनों मिला के कंजर्व है, दोनों मिला के कंजर्व है। तो अगर इसके ऊपर चार्ज Q रह गया तो वहां पे कितना हो जाएगा X। या एक काम करो, इसको मान लो X, यानी हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, हम कह रहे हैं या एक काम करो, इसको मान लो Q1, इसको मान लो Q2, क्योंकि अच्छा लगता है। यहाँ R1 है, Q1 है, यहाँ R2 है, Q2 है। तो Q1 प्लस Q2 फिक्स हो, तो Q1 प्लस Q2 कितना हो जाएगा बताओ, Q इनिशियल टोटल चार्ज, दोनों सिस्टम पे मिला के जो चार्ज था वही रहेगा Q1 प्लस Q2, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन, जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल इसका होगा, क्योंकि जब तुम यहां से चल रहे हो तो कंडक्टर के अंदर अंदर जा रहे हो, और कंडक्टर के अंदर कहीं कोई फील्ड है ही नहीं, तो फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। तो जो पोटेंशियल इस पॉइंट का है वही पोटेंशियल इस पॉइंट का है, वही पोटेंशियल इस पॉइंट का है, वही पोटेंशियल इस पॉइंट का है, वही पोटेंशियल इस पॉइंट का, वही इसका, वही इसका, वही इसका, वही इसका, क्योंकि अब ये पूरा का पूरा एक कंडक्टर है। बिकॉज दिस एंड नाउ कंबाइंड इनटू अ सिंगल कंडक्टर, क्योंकि एक पॉइंट से तुम दूसरे पॉइंट तक सिर्फ कंडक्टर होते हुए जा सकते हो। तो दीज टू आर नॉय सेम कंडक्टर, तो हर पॉइंट जो है इक्विपोटेंशियल होगा। हम कहना चाहते हैं पॉइंट 1 और पॉइंट 2 का पोटेंशियल सेम होगा, और हम लिखें V1 इज इक्वल टू V2, तो क्या लिखेंगे, KQ1 बाय R1। क्यों, ये कंडक्टर है, पूरा चार्ज इसके कहाँ पे है, सरफेस पे है, ये कंडक्टर है, चार्ज इसके सरफेस पे है, तो इसके ऊपर चार्ज था Q1, तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, KQ1 बाय R1। और बिकॉज इसके कारण जो पोटेंशियल यहाँ बनता है, ये लार्ज डिस्टेंस है, लार्ज का मतलब क्या हुआ, यहाँ से इनफाइनाइट डिस्टेंस है, ये यहाँ पोटेंशियल बना नहीं पाएगा। सिमिलरली पॉइंट 2 पे क्या करोगे, KQ2 बाय R2, यहाँ का पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से होगा, पर इसकी वजह से इनफाइनाइट डिस्टेंस है तो नहीं होगा। तो दोनों को इक्वेट कर दो तो क्या पाओगे, Q1 बाय R1 इज इक्वल टू Q2 बाय R2। Q1 बाय R1 इज इक्वल टू Q2 बाय R2। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। हम बाद में तुमको बताएंगे जब कैपेसिटर पढ़ाएंगे, ये दोनों कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, और दोनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है। और सर सीरीज में कैसे हो सकता है, यहाँ दिख तो नहीं रहा है, तो कैपेसिटर तो ऐसे दिखता है ना, ऐसे ऐसे, या रजिस्टर ऐसे ऐसे, बट हमारे में नहीं दिखता है। बताएंगे, दोनों का दूसरा प्लेट इनफाइनाइट पे है। हम इसको 1 सेकेंड में सर्किट बना के सॉल्व करेंगे, कैपेसिटर में जब जाएंगे तब, ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत जल्दी जाएंगे। KQ1 में, यानी Q बाय R इज कॉन्स्टेंट, मोर R मोर Q, मोर R मोर Q। तो तुम यहां से Q1 Q2 निकाल सकते हो। देखो तुमको क्या चला है, एक तो Q1 प्लस Q2 होना चाहिए R, तुमको इस Q को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तुमको इस Q को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, कुछ इसको देना है, कुछ इसको देना है। और किस तरह से देना है, इट शुड बी गिवन इन द डायरेक्ट रेशियो ऑफ देयर रेडियस R, जिसकी रेडियस जितनी है उसको उतना चार्ज दो। यानी Q1 बाय R1 इज Q2 बाय R2, Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू व्हाट, R1 बाय R2। तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, और तुम Q1 Q2 निकाल सकते हो, समझ रहे हो। सो Q इज प्रोपोर्शनल टू R। तुम यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो इस तरह आएगा, देखो Q1 इज इक्वल टू आएगा R1 बाय R1 प्लस R2 इंटू Q, और Q2 होगा R2 बाय R1 प्लस R2 इंटू Q। ठीक है ना। खैर ये हमारा कंसर्न नहीं है। और इस प्रोसेस में हीट प्रोड्यूस होगा, मैजिकल बात।
जब ये चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा ना, रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, इसमें हीट प्रोड्यूस होगा। क्यों हीट प्रोड्यूस होगा? क्योंकि कंपेयर टू इनिशियल टोटल एनर्जी, इनिशियल टोटल पोटेंशियल एनर्जी के कंपेरिजन में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। तो इस वायर से फ्लो करता है ना, तो हीट प्रोड्यूस करता है। हम हीट प्रोड्यूस भी निकालेंगे, बट अभी मेरा वो पर्पस नहीं है। अभी क्या है, क्यू डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो तुमने क्या देखा, क्यू इज प्रोपोर्शनल टू आर, जिसकी जितनी रेडियस उसकी उतनी चार्ज, जितना ज्यादा रेडियस उतना ज्यादा चार्ज, ठीक है। तो जहां पे रेडियस ज्यादा होगा चार्ज ज्यादा होगा। नाउ कम टू सिग्मा। सिग्मा वन क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन द फर्स्ट स्फीयर, और सिग्मा टू क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन द सेकंड स्फीयर। इस सरफेस के ऊपर चार्ज पर यूनिट एरिया और इस सरफेस के ऊपर चार्ज पर यूनिट एरिया, वो कैसे निकालोगे, ये देखो। सिग्मा होता है टोटल, इसके ऊपर क्या होगा, क्यू बाय 4πr² होगा ना, चार्ज बाय 4πr²। क्यू होता है चार्ज बाय, सिग्मा मतलब क्या है, इसके ऊपर चार्ज है Q1 बाय 4πr1²। यहां क्या लोगे, Q2 बाय 4πr2²। अब जरा सोचो, Q1 बाय R1 इज इक्वल टू Q2 बाय R2, यानी तुम इसको ये लिख सकते हो, सिग्मा को Q बाय 4πr इंटू 1/r। और ये क्वांटिटी तो सेम है दोनों स्फीयर के लिए, बताओ। Q1 बाय R1 इज सेम एज Q2 बाय R2, Q1 बाय R1 इज सेम एज Q2 बाय R2। इसमें ये क्वांटिटी तो दोनों स्फीयर के लिए सेम है। तो क्या बच गया, ये बच गया ना, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। देखो, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। चार्ज जो होता है किसी स्फीयर पे वो उसके रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है, बट सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा क्यों भाई? सोचो, अगर रेडियस डबल है, अगर रेडियस डबल है, एक स्फीयर के कंपेरिजन में दूसरे की रेडियस डबल है, उसमें चार्ज भी डबल होगा, बट एरिया तो 4 टाइम्स होगा ना। चार्ज डबल होगा, इफ रेडियस इज डबल चार्ज डबल, बट चार्ज बाय एरिया, रेडियस डबल मीन्स चार्ज इज 4 टाइम्स, तो 1/r प्रोपोर्शनल होता है। समझे? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जहां रेडियस कम होगा वहां सिग्मा ज्यादा होगा। दो चीज में अंतर समझ लो, चार्ज ज्यादा होना और सिग्मा ज्यादा होना अलग अलग चीज है। चार्ज ज्यादा होगा, प्रोपोर्शनल टू आर है, तो रेडियस डबल मतलब चार्ज उसके ऊपर है डबल, चार्ज ज्यादा है, लेकिन उसका एरिया है 4 टाइम्स, इसलिए चार्ज बाय एरिया, न्यूमरेटर इज डबल, डिनोमिनेटर बिकम 4 टाइम्स, वो हो जाएगा हाफ टाइम्स। अब समझो इस बात को। ये तो मैंने 2 कंडक्टर लेके तुमको बताया, तुम्हारा ये आ रहा था। हम इसी को प्रूव कर सकते हैं। ये तुमने कैसे किया? पोटेंशियल को इक्वेट किया ना, तुमने क्या किया, यहां पोटेंशियल को इक्वेट किया, यही ना। हम इसी को दूसरे मेथड से बना सकते हैं। किस मेथड से? हम एनर्जी मिनिमाइज कर देते हैं। मैंने 3 मेथड लिखा था ना, मैं यू टोटल को मिनिमाइज कर देता हूं, कर दूं, कर रहा हूं। देखो, मैं इसी चीज को इस मेथड से बना के दिखा देता हूं, so that the seriousness of any sentence I use in the class, the seriousness of any sentence I use in the class, उसको मैं बस बताने के लिए लिखा हुआ सीरियस स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं कि उसका हम यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे उसका। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो यहां हमने चार्ज क्या माना था, Q1, यहां क्या माना था, Q2, और Q1 प्लस Q2 कितना था, Q। तो मैं क्या करता हूं, लिखता हूं सेल्फ एनर्जी ऑफ 1, सेल्फ एनर्जी ऑफ 1 प्लस सेल्फ एनर्जी ऑफ 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 and 2, यही ना। सेल्फ एनर्जी ऑफ 1 क्या लिखा है बताओ, K Q1 स्क्वायर बाय 2 R1, सही है ना, K Q1 स्क्वायर बाय 2 R1। सेल्फ पोटेंशियल ऑफ 2, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2, K Q2 स्क्वायर बाय 2 R2। इंटरेक्शन पोटेंशियल, यहां से यहां का डिस्टेंस है इनफाइनाइट, तो क्या बताया था, इसके कारण यहां पोटेंशियल इनटू दिस चार्ज, तो इसके कारण यहां पोटेंशियल 0 होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है,
इसके कारण यहाँ का पोटेंशियल जीरो होगा, या इसके कारण यहाँ का पोटेंशियल जीरो होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट है, के क्यू बाई आर ये होता है ना, तो आर इनफाइनाइट ये हो जाएगा जीरो। बट तुम जानते हो तुमको, तो क्या करो, इसको लिख दो के क्यू वन स्क्वायर बाई टू आर वन प्लस के बाई टू आर टू, ये हो जाएगा कैपिटल क्यू माइनस क्यू वन होल स्क्वायर, ये होगा ना, बताओ, कैपिटल क्यू माइनस क्यू वन का होल स्क्वायर। क्यू टू का मतलब क्या है, क्यू, बिकॉज क्यू वन प्लस क्यू टू जो है कंजर्व है। अब बताओ, एक ही वेरिएबल है ना, एक ही वेरिएबल है ना क्यू वन, डिफरेंशिएट कर दो, डी यू टोटल बाय डी टी, डी यू टोटल बाय डी क्यू वन जो वेरिएबल है, इसको एक्स मान लो, पहले पे चार्ज x था, दूसरे पे y था, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्यू, एंड हियर एक्स स्क्वायर, हियर वाई स्क्वायर, y को लिख दिया q माइनस एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि x तो अच्छा लगता है, बस और कोई बात नहीं है। हम इसको इस वेरिएबल से डिफरेंशिएट करके जीरो कर दें, आ जाएगा, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी हैज टू मिनिमाइज। q अपना वो वैल्यू रखेगा यहाँ, q1 और q2 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। कर दो, क्या हो जाएगा बताओ, k को तो हटा दो, क्यों हटा दो, डिफरेंशिएशन बाद वैसे भी इसको जीरो से इक्वेट करना है, 2 को भी हटा दो, तो क्या लिख दोगे, 2q1 बाय r1, q1 का q1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, q1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन q1 के साथ, प्लस 2 टाइम्स ऑफ q माइनस q1 बाय r2 इंटू माइनस 1, ये जीरो होगा ना। अब 2 को उड़ाओ, 2 को उड़ाओ और उसको इधर लेके इधर ले आओ, कुछ करो, क्या करोगे, Q1 को इधर रखो, Q1 ये होगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो Q1 इंटू यहां से आएगा तुम्हारा Q1 इंटू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 आई थिंक इज इक्वल टू Q बाय R2 होगा ना। आर यू गेटिंग, Q1 इज इक्वल टू R1 बाय R1 प्लस R2 इंटू Q होगा ना। यस सर। नेचर को पता है क्या करना है, तुम नेचर को बदल नहीं सकते हो, नेचर अपना काम बहुत बखूबी करता है। आइंस्टाइन मरने से पहले यही प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि पूरी दुनिया एक लॉ पे चलती है, और वो लॉ है कि पोटेंशियल एनर्जी जिधर मिनिमम होगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, क्वांटम फिजिक्स, सबको वो यूनिफाई करना चाह रहे थे, एक लॉ बनाना चाह रहे थे। अगर हम किसी चीज़ की पोटेंशियल एनर्जी जान लें कि वो अगले क्षण क्या करने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, तो वो हम हर लॉ में अप्लाई कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम होना नेचर का सबसे बेसिक रूल होता है, ठीक है। अब समझो इस बात को, तुमने इसको ये कर दिया, तुमने इसका जो है इस तरह से कर दिया। अब इसको समझो, सिग्मा इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर। आज मैं तुमको फिर, कोरोना एक ऐसा वर्ड है जो लोगों ने आज सुना है, हम लोग बहुत पहले से सुनते आए हैं, ठीक है। कोरोना एक ऐसा वर्ड है, पता नहीं इसका नाम कोरोना क्यों रखा, फिजिक्स से ही रखा होगा। होता क्या है, अब इस बात को समझो, कोई मेटल ले लो, कोई मेटल ले लो किसी भी शेप का, कोई मेटल ले लो किसी भी शेप का ले लो, ठीक है। और उस मेटल पे क्या करो, कोई मेटल ले लो इस टाइप के शेप का, समझो, इसके ऊपर चार डाल दो, इसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना दो, इस मेटल के ऊपर क्या करो और इसको ऐसे कर दो, एक चार्ज डाल दो Q। ये चार्ज अपने आप को पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। क्यों डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये चार्ज अपने आप को सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। सरफेस पे क्यों डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि अंदर तो जा नहीं सकता है, फील्ड जीरो है, तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा बताओ, अंदर किसी वॉल्यूम में चार्ज जीरो है तो पूरा सरफेस पे रहेगा। एक्सेस चार्ज हमेशा सरफेस पे रहता है, और इसको ही बताना बचा हुआ है। यहाँ चार्ज तुमने डाला क्यू अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब समझो, जो चीज यहाँ तुमने किया था ना, सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू
1/r। यहां वही होगा, सिर्फ फर्क ये होगा, दिस इज लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर, लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर। और कल हम प्रूव करेंगे कि फील्ड किसी पॉइंट पर होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप, यानी इस पॉइंट पे जो फील्ड निकलेगी, इस पॉइंट पे फील्ड निकलेगी, ये होता है इस पॉइंट पे जो सिग्मा की वैल्यू है, समझो इस पॉइंट पे, इस स्मॉल पैच पे जो चार्ज पर यूनिट एरिया उस जगह लोकल वैल्यू है, यहां फील्ड होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप मींस इन द नॉर्मल डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। यहां पर जो फील्ड होगी जो इस पॉइंट पे लोकल वैल्यू ऑफ सिग्मा है उसके प्रोपोर्शनल होगी, और आर होता है लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो समझो ये जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है, हमने बहुत जगह पढ़ा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, किसी भी सरफेस का छोटा सा टुकड़ा, चाहे वो पैराबोलॉइड हो, एलिप्सॉइड हो, कुछ भी हो, किसी भी सरफेस का छोटा सा टुकड़ा किसी स्फेयर का पार्ट होता है, किसी भी सरफेस का छोटा सा टुकड़ा किसी स्फेयर में सेट हो जाता है, उस पॉइंट पे उस स्फेयर के रेडियस को वहां का लोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो समझो यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ा छोटा है और यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ा बड़ा है। फ्लैटर इज द सरफेस, more is the radius of curvature, more curved is the surface, less is the radius of curvature। समझो ये बहुत कम है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये थोड़ा ज्यादा है, ये थोड़ा ज्यादा, ये थोड़ा ज्यादा, ये थोड़ा ज्यादा, ये थोड़ा ज्यादा, ये थोड़ा, ये इनफाइनाइट है। कहने का मतलब है फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा एंड सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब समझो यहां का रेडियस कर्वेचर टेंडिंग टू 0 है, यहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, टेंडिंग टू 0। जो पॉइंटेड पॉइंट्स होते हैं ना, निडल पॉइंट, निडल टाइप का पॉइंट होता है ना, नुकीला पॉइंट, वहां रेडियस कर्वेचर बहुत छोटा होता है, वहां सिग्मा बहुत ज्यादा हो जाता है, यहां पे सिग्मा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो यहां जो फील्ड होता है कभी कभी इतना ज्यादा होता है, यहां का फील्ड इतना ज्यादा होता है, समझो यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर टेंडिंग टू 0 है, यहां रेडियस ऑफ कर्वेचर टेंडिंग टू 0 है पॉइंटेड पॉइंट्स पे, निडल पॉइंट पे रेडियस कर्वेचर टेंडिंग टू 0, इसीलिए सिग्मा टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इसलिए फील्ड टेंडिंग टू इनफाइनाइट। इतना ज्यादा होता है कि एयर जो होता है ना, एयर वो आयनाइज कर जाता है। आयनाइज मतलब समझते हो, उसका कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, इतना ज्यादा फील्ड लगाता है। एयर की फील्ड है 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम, इससे ज्यादा, अब 6 है कि 5 है याद नहीं मुझे, 6 ही होगा, इससे ज्यादा अगर तुमने फील्ड एयर में दे दिया तो एयर के जो गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं ना एटमॉस्फेयर के, उसको वो आयनाइज कर देता है, उसके कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है। उस केस में एयर क्या बन जाता है, गुड कंडक्टर। तो यहाँ पे ये क्या करता है, एयर को आयनाइज कर देता है, और यहाँ से चार्ज का लीकेज स्टार्ट हो जाता है। क्यों लीकेज स्टार्ट हो जाता है, नॉट दिस कंडक्टिंग मीडियम ना, और यहाँ स्पार्किंग होता है, स्पार्किंग आवाज आता है, चर 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 आवाज आता है, लाइट निकलता है ब्लू कलर का, ब्लू कलर का लाइट निकलता है, स्पार्किंग होता है, और ये धीरे धीरे चार्ज डिस्चार्ज होना शुरू होता है। इसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज, इसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज, CORONA, सेम स्पेलिंग है, इसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। इसीलिए आप किसी पॉइंटेड एक सुई के ऊपर या किसी कंडक्टर में एक सुई लगा दो, यहाँ ये कंडक्टर है, इसके ऊपर सुई लगा दो और उसके चार्ज के ऊपर डाल दो, देखो यहाँ स्पार्किंग शुरू हो जाएगा, यहाँ धुआं निकलेगा, आवाज होगा, ब्लू कलर का लाइट ग्लो करेगा और इसका चार्ज और ये स्पार्किंग स्टार्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। इसीलिए आप बहुत पॉइंटेड नीडल के ऊपर ज़्यादा चार्ज नहीं डाल सकते हैं, वो उसको डिस्चार्ज कर देगा, वो एयर को आयनाइज कर देता है, उसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। अब हमको ये प्रूव करना है किसी पॉइंट पे जो फील्ड होता है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, पहला जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दूसरा हमको निकालना इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, यूनिवर्सल टर्म में, सिर्फ एक केस में नहीं, सिर्फ कंडक्टर के केस में नहीं, किसी भी केस में सिग्मा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है। और तीसरा हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पढ़ना है, शील्डिंग क्या होता है, ये 3 चीज पढ़ना है, उसके बाद हम पूरा एरोडो बना जाएंगे। ठीक है, ओके। तो जो क्वेश्चन एरोडो का हम स्टार्टिंग बनाए उसको बनाइएगा, और
हम बाकी नोट्स जो हैं इसके अर्थिंग बच गया है, अर्थिंग बताना था, लेकिन अभी तो वो तो कंडक्टर का ही पार्ट है, ठीक है। ये कल बताएंगे, आई थिंक 2 क्लास लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। इसको देखना, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यस सर। यस सर। चलो बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।